Hello students, so we met again. Let's crack NEET UG with us. Let's crack it students. Again मैं आपकी एजुकेटर डॉक्टर मीतू भावनानी बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ और पिछले 7 सालों से नीट के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ। दोबारा मिल रही हूँ आपके साथ अनअकैडमी इंडिया के नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म के चैनल लेट्स क्रैक नीट यूजी पर। स्टूडेंट्स अगेन आपको मुझसे जुड़ना है, अनअकैडमी से जुड़ना है, तो आपको अपने फोन के प्ले स्टोर में अनअकैडमी लर्निंग ऐप को सबसे पहले इंस्टॉल करना है। आप नीट यूजी के एस्पिरेंट है, उसके कोर्स लिस्ट नीट यूजी में जाएंगे और उसके बाद आपको गेट सब्सक्रिप्शन लेना है। जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेंगे आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड अनलिमिटेड एसेस। मैं हर सेशन में आपको यही बताती हूँ, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद नीट यूजी का 1 और 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेना है स्टूडेंट्स, वो बेस्ट है। MB10 मेरा प्रोमो कोड है, वो यूज करने पर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। सब्सक्रिप्शन लेते से ही आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस मिलेंगे जो कि मैं हमेशा देती हूँ। तो वन शॉट वन वीडियो खटाखट लेते जा रहे हैं हम लोग। टेस्ट बहुत जल्दी लेने वाली हूँ और एसेस आपका मैं अगेन कह रही हूँ स्टूडेंट्स बार बार 1 year and 2 year subscription is best. 1 year and 2 year subscription is best. वही आपको लेना है, वही लेना चाहिए। आपको MB10 रेफरल कोड यूज करना है और 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फटाफट स्टूडेंट सेक्शन में आ जाओ, मैं सेशन स्टार्ट कर रही हूँ। अगेन मैं आज एक वन शॉट वन वीडियो ले रही हूँ। 1 year 2 year सब्सक्रिप्शन अगेन कह रही हूँ बेस्ट है। MB10 प्रोमो कोड मेरा यूज करिए, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आज के चैप्टर का क्या नाम है? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मिनरल न्यूट्रिशन। अगेन बहुत प्यारा सा प्लांट फिजियोलॉजी का छोटा सा चैप्टर है और नीट में इसके वेटेज में अगेन 2 to 3 क्वेश्चंस आते हैं। मैं इस मिनरल न्यूट्रिशन वाले टॉपिक को वन शॉट वन वीडियो में ले रही हूं। देखो कंटेंट्स में मैं क्या देखूंगी, इंट्रोडक्शन, method to study mineral requirement, essential mineral elements, mechanism of absorption of minerals, translocation of solute, soil as a reservoir and metabolism of nitrogen। मतलब यहां पर मुझे एक तरीके से नाइट्रोजन साइकिल पढ़नी है या फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो मैंने यहाँ पर बहुत सारी सब्जियों के फोटोग्राफ्स बनाए हैं। बहुत सारे सब्जियों की फोटोग्राफ्स बनाने का ये मतलब है कि चाहे आप इस प्लांट को लो, इसको लो, इसको लो, इसको लो, सब में मिनरल्स हैं। और मिनरल्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं और इन्हीं के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। छोटा सा स्वीट सा चैप्टर है स्टूडेंट, फटाफट जुड़ जाओ, एंड तक जुड़े रहना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अगेन कह रही हूँ नीट यूजी के लिए 1 year 2 year सब्सक्रिप्शन बेस्ट है। MB10 कोड यूज करिए, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अब देखो, जैसे हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए फीडिंग चाहिए, फीडिंग इन द फॉर्म ऑफ फूड। ठीक है, फीडिंग इन द फॉर्म ऑफ फूड। फीडिंग मतलब इनटेक ऑफ फूड, दैट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में हम लोग फूड को इनटेक कर रहे हैं, तो फूड में क्या है? न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं। ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, ये देखो ये ऐसे तत्व हैं, ये ऐसे असेंशियल एलिमेंट्स हैं जो मेरी बॉडी के स्ट्रक्चर, फंक्शन, ग्रोथ, डेवलपमेंट और ओवरऑल मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत जरूरी है। प्लांट को ग्रो करना है, सेल डिवीजन करना है, रिप्रोडक्शन करना है, डेवलपमेंट करना है, हर चीज के लिए उसको न्यूट्रिशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अब ये न्यूट्रिएंट्स क्या हो सकते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब देखो मैक्रोमोलिक्यूल 2 तरीके से हो सकते हैं, या तो आप इन्हें लार्ज साइज्ड कह रहे हो या फिर ये ज्यादा अमाउंट में बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड इन मोर अमाउंट। अब उसी का ऑपोजिट माइक्रो, स्मॉल साइज्ड, रिक्वायर in lesser amounts. Getting my point? और हमें इस चैप्टर में इन माइक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है, दैट इज मिनरल्स। मिनरल्स, मिनरल।
सो न्यूट्रिशन इज इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब देखो इस पूरे मिनरल न्यूट्रिशन में आपको ले देके किसके बारे में पढ़ना है? मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो पूरे चैप्टर की जो कहानी है वो इस पे घूमेगी कि प्लांट को कौन सा मिनरल चाहिए होता है, कौन सा नहीं चाहिए होता है, जो चाहिए होता है वो कितने अमाउंट में चाहिए, अगर उसका ज्यादा दे दोगे या कम दे दोगे तो क्या क्या नुकसान प्लांट को उठाने पड़ेंगे। सो इट इज द स्टडी ऑफ सोर्स, मोड ऑफ एब्जॉर्प्शन, disturbance and metabolism of various inorganic substances। मतलब मिनरल्स क्या है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। और जब हम एनाबॉलिज्म करते हैं तो हम इन छोटे छोटे सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को मिलाकर, इन माइक्रोमोलिक्यूल्स को मिलाकर एक बड़ा मैक्रोमोलिक्यूल बनाते हैं, एक बड़ा प्रोडक्ट बनाते हैं। अब अगर हम थोड़ा सा हिस्टोलॉजिकल बैकग्राउंड के बारे में देखें तो जो सबसे पहली स्टडी थी इनके बारे में वो किसने निकाली? वॉन हेलमोंट ने। उन्होंने ये कहा कि आप किसी प्लांट को सॉइल में ग्रो कर दो, ठीक है, सॉइल का वेट ले लो, प्लांट का भी वेट ले लो, उसके बाद जब छोटा सा सीडलिंग बड़े ट्री में कन्वर्ट हो गया है तो आप सॉइल का वेट लो, आपको लगेगा सॉइल के वेट में बहुत ही डिक्रीमेंट है, क्योंकि ये जो मिनरल्स हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये प्लांट डायरेक्टली और मैं तो कहूं इनडायरेक्टली सॉइल से ही लेते हैं। सो सॉइल शुड बी, भाई सॉइल कब फर्टाइल होगी? जब वो प्लांट के पैदावार के लिए अच्छी होगी। जब वो प्लांट के पैदावार के लिए क्या होगी स्टूडेंट्स? अच्छी होगी। और वो कब अच्छी होगी? व्हेन इट इज कंटेनिंग अबंडेंट अमाउंट ऑफ मिनरल्स। और वो ऐसे मिनरल्स होने चाहिए जो एक्चुअली प्लांट्स यूज करें। सॉइल में बहुत सारे मिनरल्स हैं लेकिन प्लांट नहीं यूज करें तो फिर ऐसे सॉइल की फर्टिलिटी होने का भी कोई मतलब नहीं है। सॉइल शुड बी ब्लेस्ड विथ मिनरल्स। और कहीं ना कहीं जो सॉइल में मिनरल्स को ऐड करने का तरीका है, मिनरलाइजेशन, उसका क्रेडिट हमने इकोसिस्टम वाले टॉपिक में देखा था, क्या है? डीकंपोजिशन बाय डीकंपोजर्स। गेटिंग माय पॉइंट? उसके बाद साइंटिस्ट है वुडवर्ड, फर्स्ट टू प्रमोट दैट सॉइल प्रोवाइड मिनरल इंग्रेडिएंट्स टू नरिशिंग प्लांट। कहने का क्या मतलब है कि ये सीड है, ठीक है, और ये आसपास आसपास क्या है स्टूडेंट? सॉइल है। तो सॉइल में जो भी मिनरल्स होंगे वो इस सीड को क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे और ये बड़ा ट्री बन जाएगा। मतलब एक तरीके से ले दे के सॉइल ही रेजिडेंस है प्लांट्स का, उसमें से ही एलिमेंट्स मिलेंगे और ग्रोथ, डेवलपमेंट, फिजियोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन होगा। लिबेक ने क्या देखा? असेंशियलिटी ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन, लॉ ऑफ मिनिमम, दियर प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल डिपेंड ऑन प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ डेफिशिएंट मिनरल। मतलब जैसे कोई प्लांट है उसको बहुत जरूरी है ये मिनरल, अब सपोज करो ये मिनरल है ही नहीं सॉइल में तो प्लांट की प्रोडक्टिविटी घट जाएगी। तो कहीं ना कहीं प्लांट की प्रोडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ मिनरल्स इन द सॉइल। यस, जूलियस सेड्स डेमोन्स्ट्रेट फर्स्ट टाइम दैट प्लांट का कल्टीवेशन आप एब्सेंस ऑफ सॉइल भी कर सकते हो। तो अगर सॉइल में नहीं कर रहे हैं तो फिर आप कैसे इनको मिनरल्स दोगे? भाई ये देखिए, अगर प्लांट को ग्रो करना है तो प्लांट को मिनरल्स की जरूरत है। अब सॉइल नहीं है तो किस तरीके से प्लांट को न्यूट्रिशन मिलेगा? फिर आया कॉन्सेप्ट हाइड्रोपोनिक्स का। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब क्या होता है? सॉइल लेस कल्टीवेशन ऑफ प्लांट। सॉइल लेस कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स। ठीक है, देखो स्टडी मिनरल रिक्वायरमेंट, इसमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है वो है हाइड्रोपोनिक का। सॉइल लेस कल्टीवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसका डेवलपमेंट जूलियस मोंसेक ने किया था, इनिशिएट होप ने किया था और इंप्रूव नॉक ने किया था। ठीक है,
यहां पर क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रो मतलब वाटर और पोनिक्स मतलब लेबर, मतलब वाटर को अलाउ करो कि तुम हार्ड वर्क करो, वाटर के अंदर भी डिजोल्व मिनरल्स कर सकते हो। देखो ये वाटर है, वाटर क्या होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब आपने किसी भी मिनरल को, आपने नमक को ही घोला, नमक में NaCl होता है, वो सॉल्यूट है, ठीक है, तो ये क्या बना, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, मतलब पानी के अंदर मिनरल्स हैं। अब दैट मीन्स वाटर हैज, भाई ऑब्वियसली मिनरल डिजोल्व हुए होंगे पानी के अंदर तभी तो सॉल्यूशन बना है। सो वाटर हैज डिजोल्व्ड मिनरल्स। तो सॉइल के अंदर भी मिनरल्स हैं, वाटर के अंदर भी मिनरल्स हैं। अब मान लो कोई ऐसा एरिया है जहां पर सॉइल इरोजन हो रहा है या किसी भी वजह से कल्टीवेशन नहीं हो पा रहा, सॉइल तो फर्टाइल है पर पानी नहीं आ पा रहा, इरिगेशन नहीं आ रहा, तो उस केस में अगर हमें जल्दी रिजल्ट चाहिए तो हम हाइड्रोपोनिक्स का यूज कर सकते हैं। हम प्लांट को पानी में ग्रो करते हैं और पानी के अंदर हम अबंडेंट मिनरल्स को डाल देंगे जो कि प्लांट के ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। यहां पर क्या है, वाटर इज इक्विवेलेंट टू सॉइल। जैसे सॉइल में क्या होते हैं, देखो चलो सॉइल में तो डिकम्पोजर्स भी होते हैं, सॉइल में पानी भी होता है, सॉइल में एयर भी होता है। तो ऐसे ही अगर सिनेरियो हम लोग वाटर में डाल दें, तो अगर जहां पर सॉइल में कल्टीवेशन नहीं हो पा रहा है उसकी बजाय मैं पानी में कल्टीवेशन कर दूंगी। ऑल द असेंशियल मिनरल एलिमेंट, प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है, हैज न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, पंपिंग ऑफ सिर इज देयर। देखो यहां पर क्या है कि अगर आपको हाइड्रोपोनिक का सेटअप करना है, आपको हाइड्रोपोनिक का सेटअप करना है तो आपको ये पूरा क्या है, हाइड्रोपोनिक सेटअप, ठीक है। अब अगर मैं आपको यहां बताऊं, जैसे ये आपने पानी ले लिया, पानी ले लिया आपने, ठीक है, उसके बाद आपने इसके अंदर मिनरल्स, मिनरल्स आर द एलिमेंट्स, ठीक है, ये क्या बन गया, ये मिनरल्स हैं, दिस इज वाटर, तो क्या बन गया, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन बन गया। अब आपने क्या किया, किसी भी प्लांट को इसमें ग्रो किया, यहां पर आपने एयर पंप लगा दिया, यहां पर आपने क्या कर दिया, एयर पंप लगा दिया, एयर भी जा रही है, तो देखो वाटर हो गया, मिनरल्स हो गए, एयर हो गए, ये पूरा एक कंक्रीट मेटल बॉक्स है, बहुत बड़ा साइज का नहीं है, मेटल बॉक्स है। इज इट क्लियर? बस ये है कि आपको टाइम टू टाइम न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन को चेंज करना पड़ेगा, ऐसी सिचुएशन सॉइल में नहीं आती है, ठीक है। ये उसकी क्या है, एक बोलते हैं ना कि हाइजीनिक चीज को मेंटेन करने के लिए। यूजफुल इन एरियाज हैविंग थिन एंड अनफर्टाइल ड्राई सॉइल, ड्राई सॉइल है, फर्टाइल नहीं है, सॉइल इरोजन बहुत ज्यादा है, या सॉइल में वीड बहुत ग्रो कर जाती है तो वो मेन प्लांट को क्या करती है, खराब कर देती है। अब हाइड्रोपोनिक से क्या करते हो, ऑल ओवर जो सीजन है उसमें कल्टीवेशन कर सकते हो, क्योंकि आपको लेने की क्या है, एक सेटअप की जरूरत है। लेकिन इसका सेटअप भी क्या होता है, थोड़ा सा कॉस्टली होता है। जो कॉस्ट ऑफ सेटिंग होती है वो क्या होता है, कॉस्टली होता है। आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया लेना पड़ेगा, उसमें पूरा कंक्रीट मेटल का सेटअप करना पड़ेगा, उसकी हाइजीन का ध्यान रखना पड़ेगा, उस एरिया की प्रोटेक्शन, आपको मैनेजमेंट रखना पड़ेगा, अदर लेबर रखनी पड़ेगी, उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है। नो डाउट हाइड्रोपोनिक्स के थ्रू हमें ये समझ में आता है कि एक्चुअली प्लांट को कौन सा वाला मिनरल किस अमाउंट में चाहिए, विच भाई हमने तो क्या किया, पानी के अंदर अंधाधुंध मिनरल्स मिला दिए। अब आपने उसके बाद देखा कि जैसे सोडियम प्लांट ने ले लिया, पोटेशियम प्लांट ने ले लिया, फास्फोरस ले लिया, कैल्शियम ले लिया, मैग्नीशियम मैंगनीज बहुत थोड़ी लिए, तो आपको ये पता चल गया
कि प्लांट इन सारे मिनरल्स को पसंद करता है, पर कुछ मिनरल्स को वो ज्यादा अमाउंट में लेता है और कुछ मिनरल्स को वो कम अमाउंट में लेता है। तो मैं कह सकती हूँ कि जो बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए और एक्चुअली जाने भी चाहिए वो असेंशियल मिनरल एलिमेंट्स हो गए, और जो एक्चुअली प्लांट को कम चाहिए और वो कम अमाउंट में लेते हैं तो नॉन असेंशियल मिनरल एलिमेंट। गेटिंग माय पॉइंट? विच मिनरल रिक्वायर्ड, जिससे कि मिनरल्स क्या हो, खराब नहीं हो, हम दूसरे प्लांट के लिए यूज कर लेंगे। इन विच अमाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, कॉस्ट की प्रॉब्लम है, आपको केयर करनी पड़ेगी। न्यूट्रिएंट सोल्यूशन अगर स्टेगनेंट रहा तो उसमें फंजाई और एल्गी की ग्रोथ होगी, तो आपको कंटेमिनेशन नहीं होने देना है न्यूट्रिएंट का, क्योंकि अगर कंटेमिनेशन हो गया तो वो जो ग्रोथ की प्लांट को क्या करेगा, खराब कर देगा। कंटेनर शुड बी कवर विद ब्लैक पेपर अगेन टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ एल्गी। ठीक है, एडिक्वेट एरिएशन शुड बी मेंटेन। अगर गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा तो एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होने लग जाएगी और वो कुछ और मेटाबॉलिज्म यूज करके उस चीज को क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, खराब कर देंगे। अब देखो एलिमेंट क्या होते हैं, अगर हम ओवरऑल एलिमेंट्स के बारे में बात करें तो एलिमेंट्स दो तरीके के होते हैं। मिनरल एलिमेंट, देखो इजी सा टॉपिक है, वन गो में हो जाएगा। सेशन को एंड तक पूरा देखना क्योंकि इसके बाद में फोटोसिंथेसिस उठाने वाली हूं, फिर ट्रांसपोर्ट उठा लूंगी, फिर रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट मैंने करा दिया है और उसके बाद पूरी यूनिट को एज अ मैराथन लूंगी विथ क्वेश्चंस। तो जुड़े रहना, रेगुलर कुछ नया दे रही हूँ, सब्सक्रिप्शन के लिए अगेन रिपीट कर रही हूँ, 1 and 2 ईयर ही बेस्ट है और वही लेना है। ठीक है, एलिमेंट क्लासिफिकेशन के लिए आपके पास दो है, मिनरल और नॉन मिनरल। मिनरल कौन से होते हैं, जो सॉइल से ऑब्टेन होते हैं। नॉन मिनरल जो एयर एंड वाटर से होते हैं। मतलब इनका जो सोर्स है वो क्या है, लिथोस्फीयर, और इनका सोर्स क्या है, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। एग्जाम्पल्स में लिख लेते हैं हम लोग, PKS, ये एग्जाम्पल्स है। अब आप क्या करो, देखो बड़ों को याद मत करो, छोटे एग्जाम्पल्स को याद करो। जैसे आप इसके एग्जाम्पल्स को याद कर लो, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जैसे CO2 गैस है, H2O है, ऑक्सीजन है। गेटिंग माय पॉइंट? अब देखो नाइट्रोजन आपको सॉइल में से भी मिल रहा है, नाइट्रोजन एयर में से भी मिल रहा है। नाइट्रोजन एक गैस होती है एयर में 78%, वो क्या होती है, फिक्स होती है, उसकी क्या होती है, फिक्सिंग होती है। उसके बाद वो प्रॉपरली प्लांट्स को क्या करती है, मिलती है, प्लांट उसको क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यूज कर पाते हैं, और इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, अब देखो मिनरल एलिमेंट्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स। पहले मैंने आपको क्या बताया कि मिनरल एलिमेंट्स कौन से होंगे, जो सॉइल से होंगे। अगर मैं नॉन मिनरल कहूं तो एयर एंड वाटर से होंगे। तो असेंशियल एंड नॉन असेंशियल। ठीक है, असेंशियल मतलब बहुत ही ज्यादा जरूरी है प्लांट के लिए, इनको लेना मैंडेटरी है। नॉन असेंशियल इतने जरूरी नहीं है, लो तो भी ठीक, नहीं लो तो भी ठीक। अब देखो असेंशियल मिनरल एलिमेंट्स, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि 60 मिनरल एलिमेंट्स सॉइल में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। 60 मिनरल एलिमेंट्स सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब सॉइल के अंदर इतने सारे एलिमेंट्स हैं, अब प्लांट को एक्चुअली क्या 60 के 60 चाहिए, नहीं, 60 के 60 नहीं चाहिए, उन्हें वो चाहिए जो जिनका वाकई में कोई स्पेसिफिक फंक्शन और फिजियोलॉजिकल रोल हो, जो एक्चुअली उनके लिए यूज होते हो, उनका स्ट्रक्चर बनाए, उनका फंक्शन बनाए, उनका रिप्रोडक्शन में हेल्प कराए। तो साइंटिस्ट आर्नन एंड स्टाउट आए, उन्होंने बोला कि काम करते हैं, एक रूल सेट कर देते हैं कि इन रूल्स पे जो मिनरल एलिमेंट्स हैं वो सेट होने चाहिए। अगर वो सेट हो जाते हैं तो उनकी असेंशियलिटी क्या हो जाएगी, डिसाइड हो जाएगी। फर्स्ट,
इट इज इंडिस्पेंसिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है बिल्कुल यूनिक। ये जो एलिमेंट है, ये जो मिनरल एलिमेंट है जो प्लांट सॉइल में से लेगा, वो उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा यूनिक और जरूरी होना चाहिए। डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट। प्लांट इज अनेबल टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। अगर ये एलिमेंट नहीं है तो प्लांट रिप्रोडक्शन नहीं करेगा। अब प्लांट ने बोला मुझे इसी की जरूरत है, मैंने कहा तुम इसकी जगह दूसरा एलिमेंट ले लो, नहीं मैं इसी ही एलिमेंट को लूंगा। अगर इसकी लंबी कमी होती रही तो डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इस एलिमेंट की कमी को सिर्फ यही एलिमेंट भर सकता है। तो ऐसे हमें पता चल गया कि 17 असेंशियल मिनरल एलिमेंट्स हैं। 60 में से 17 असेंशियल मिनरल एलिमेंट्स हैं, बाकी सब क्या हैं? नॉन असेंशियल। गेटिंग माय पॉइंट? अब देखो, अगर हम लोग इसको गाने की फॉर्म में याद करें तो CHO, NPK, समक, काफी बे, मनमो, क्यूकल, जन्नी। CHO, NPK, समक, काफी बे, मनमो, क्यूकल, जन्नी। ठीक है, अब देखो, आउट ऑफ 17 एलिमेंट्स, मतलब ये जो 17 असेंशियल मिनरल एलिमेंट्स हैं, ये बात तो पक्की हो गई कि प्लांट इनको किस में से लेगा? सॉइल में से लेगा। शुड बी टेकन। पर 17 में से भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो प्लांट ज्यादा अमाउंट में लेगा और कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो प्लांट कम अमाउंट में लेगा। अब नॉन असेंशियल मतलब दे आर कॉल्ड एज फंक्शनल और बेनिफिशियल एलिमेंट्स। दे रिक्वायर्ड इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ सर्टेन प्लांट्स। कुछ प्लांट से रिलेटेड कह सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कोबाल्ट, सोडियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम एंड वेनेडियम। ठीक है, अब मैक्रो एलिमेंट, माइक्रो एलिमेंट, नाम बता रहा है अमाउंट। ये अच्छे खासे अमाउंट में चाहिए, ये ओके अमाउंट में चाहिए। अब देखो कंसंट्रेशन बताया है। कंसंट्रेशन क्या है? 1 मिलीग्राम पर ग्राम। जैसे ये पर ग्राम है, ठीक है, ये पर ग्राम है, तो इसमें इतना 1 मिलीग्राम प्लांट को चाहिए। ये ग्राम है, इतना सा चाहिए बस। 1 मिलीग्राम पर ग्राम, 1 मिलीग्राम पर ग्राम, ये 0.1 मिलीग्राम पर ग्राम। सी द डिफरेंस इन द अमाउंट। ये प्लांट का प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट बनाएंगे, पूरा प्रोटोप्लाज्म बनाएंगे, उसके अंदर केमिकल्स को डालेंगे, प्लेटफॉर्म बनाएंगे, सेल सैप में थोड़ा सा जाएंगे जिसकी वजह से ऑस्मोसिस क्रिएट हो और सेल के अंदर क्या हो? टर्जिडिटी मेंटेन हो। यहां पर ऐसा कोई रोल नहीं है। टर्गर मूवमेंट्स आर मोस्टली caused by influx or outflux of potassium, a macro element. Do not become toxic in slight excess. सपोज करो मैक्रो एलिमेंट है, बहुत चाहिए तो बहुत ले ले, इतना ज्यादा दे दिया, फिर भी टॉक्सिक नहीं है। लेकिन अगर इनकी थोड़ी सी भी आपने अमाउंट बढ़ा दिया तो ये क्या हो जाएंगे? टॉक्सिक हो जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? अब प्रॉब्लम क्या है? देखो, ये यहां से लेकर आपके पूरे क्या हैं? माइक्रो एलिमेंट, और इससे पहले क्या है? मैक्रो। ठीक है, आई बच्चों बात समझ में? कोई प्रॉब्लम? देखो, ये 9 इन नंबर, ये 8 इन नंबर। देखो, ये जो टॉपिक है ये एक्चुअली देखा जाए तो मेमोराइज का नहीं है, इसमें ऐसा कुछ रटने का नहीं। जैसे CHO, NPK, सामक का, तो काफी यहां से आ गया, काफी बे, जन्नी, मनमो। ठीक है, थोड़ा इसको आगे पीछे कर दिया है। अब देखो, जनरल रोल ऑफ असेंशियल एलिमेंट्स। असेंशियल है, पहला क्राइटेरिया क्या है?
सॉइल से ऑब्टेन हो रहा है। पहला क्राइटेरिया क्या है? सॉइल से ऑब्टेन हो रहा है। दूसरा, वेरी असेंशियल, ये नहीं लोगे तो डेफिशिएंसी हो जाएगी, इंडिस्पेंसिबल है, लाइफ साइकिल नहीं होगी। ठीक है, अब माइक्रो एंड मैक्रो आप दोनों का यूज देख सकते हो। देखो, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कंपोनेंट्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, में ऑल्सो कंटेन ऑक्सीजन। नाइट्रोजन अमीनो एसिड बनाता है, प्रोटीन बनाता है, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए आरएनए बनाता है, क्लोरोफिल एंड विटामिन। ठीक है, सल्फर 2 अमीनो एसिड मिथ्योनिन सिस्टीन में रहता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में, मैग्नीशियम का होता है ऐसा, ये पायरोल रिंग जुड़ी हुई रहती है। फ्रेमवर्क एलिमेंट प्रोड्यूस सेल वॉल, स्टोरेज प्रोडक्ट, प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट्स, एनर्जी रिलेटेड एलिमेंट्स। ठीक है, एनर्जी रिलेटेड एलिमेंट्स मतलब एटीपी जनरेशन। क्या होगा? एटीपी जनरेशन। यहां पर अगर ऑस्मोटिक पोटेंशियल है तो कहीं ना कहीं वैक्यूल के सैप से रिलेटेड है। ठीक है, अब जैसे ये यहां पर समझ लो एलिमेंट्स हैं, तो बाहर से ट्रांसपोर्टेशन को क्या करेंगे? फैसिलिटेट करेंगे, जिससे कि टर्जिडिटी क्या हो स्टूडेंट्स? मेंटेन रहे, टर्जिडिटी मेंटेन रहे। कभी भी वैक्यूल क्या हो? डीप, देखो डीप्लाज्मोलाइसिस का कॉन्सेप्ट हमेशा प्लांट सेल में होता है। एनिमल सेल में क्या प्रॉब्लम है? जैसे उसमें बर्स्टिंग हो गई तो वैक्यूल भी क्या हो जाएगा? बर्स्ट हो जाएगा। परमेबिलिटी, ये आइंस क्या करते हैं? इंक्रीज परमेबिलिटी। कैटालाइटिक इफेक्ट, बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो इंजाइम्स के साथ जुड़ के उनकी एफिशिएंसी को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो मिनरल प्लस इंजाइम इज कॉल्ड अ कोफैक्टर। जैसे एमजी आयंस हैं, वो हेक्सोकाइनेज और आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, जिंक है, वो कार्बोनिक एनहाइड्रेस को करते हैं। मैंगनीज है, वो फोटोलाइसिस को करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, ये कहीं ना कहीं फ्लोएम सोर्स टू सिंक में हेल्प करते हैं। अब क्या होता है? डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ असेंशियल एलिमेंट। जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, डेफिशिएंसी सिम्टम्स का मतलब क्या होता है? डेफिशिएंसी सिम्टम मतलब कमी है। देखो, सपोज करो मैंने 3-4 दिन से खाना नहीं खाया है, चपाती नहीं खाई है, आप मुझसे 7 दिन बाद मिले, आपने बोला मैम आपका चेहरा बहुत डल लग रहा है, तो आपने कुछ साइन देखे मेरे अंदर, अनवांटेड चेंज्ड साइन, एबनॉर्मल साइन जो पहले नहीं दिखते थे लेकिन अब दिख रहे हैं। तो प्लांट में भी अगर एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो वो कमी प्लांट से आपको बाहर से नजर आ जाएगी। ठीक है, एक्सटर्नली विजिबल पैथोलॉजिकल कंडीशन मतलब डिजीज्ड कंडीशंस क्या होंगे स्टूडेंट्स? डिजीज्ड कंडीशन। प्लांट बहुत टाइम से, जैसे पर्टिकुलरली मान लो कैल्शियम है, कैल्शियम जो मिनरल है वो नहीं जा रहा है प्लांट में, नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो उसकी कमी आपको बाहर से मॉर्फोलॉजिकल चेंज स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो वो जो आपको सिम्टम्स नजर आए हैं जो उस पर्टिकुलर मिनरल की डेफिशिएंसी से हुए हैं, वो क्या होंगे? हंगर साइन। मतलब एक क्रिटिकल, एक मिनिमम अमाउंट में ये मिनरल प्लांट को चाहिए था, उतना भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये साइंटिस्ट ने पॉट एंड कल्चर एक्सपेरिमेंट से देखा था। अब देखो बहुत सारी डेफिशिएंसी सिम्टम्स होती है, जैसे लीफ में लॉस ऑफ क्लोरोफिल हो गया है, ग्रीन कलर्ड क्लोरोप्लास्ट, या हम कह सकते हैं ग्रीन कलर्ड क्लोरोफिल इज डिस्टर्बिंग, इज डिमिनिशिंग।
तो पत्ती कैसी हो जाएगी, येलो हो जाएगी। अब आपको पत्ती को देख के लग जाएगा कि पत्ती तो ग्रीन कलर की थी, ग्रीन के बाद येलो कैसे हो गई, मतलब इसको खाना नहीं मिल रहा है। अब आप मुझे बताओ, अगर क्लोरोफिल अर्ली स्टेज में खत्म हो जाएगा लीफ में, तो क्या प्लांट को प्रोडक्टिविटी शो कर पाएगा? नहीं, नहीं कर पाएगा। देखो कैसे होता है, इसकी वजह से के, एम जी, एस, एफ ई, मन, जेडन, मो, स्टंटेड ग्रोथ, आपने सीड उगाया है, इतना हो जाना चाहिए था, अभी सिर्फ इतना ही है। पर्पल कलरेशन ऑफ शूट एक्सिस, शूट एक्सिस हरी होनी चाहिए, पर्पल क्यों हो रही है, इनकी वजह से। तो आपको दिख रहा है लीफ का जो क्लोरोफिल लॉस्ट है, जिसकी वजह से लीफ येलो हो रही है, वो चीज आपको क्या हो रही है स्टूडेंट्स, दिख रही है, तो आपने पता कर ली। नेक्रोसिस, डेथ ऑफ टिश्यू, धीरे धीरे जनरेट डिजेनरेट हो गया प्लांट, उसकी पत्ती मर गई है, फॉल ऑफ हो गई है। लेट फ्लावरिंग, जून तक फ्लावर आने चाहिए थे, अगस्त तक नहीं आए। विल्टिंग, लॉस ऑफ टर्गर, लॉस ऑफ टर्गर मतलब लीफ फॉल डाउन। डेथ ऑफ रूट एंड शूट टिप, रूट टिप की डेथ मतलब मेरिस्टेम की डेथ, रूट की इलोंगेशन नहीं होगी। शूट टिप की डेथ मतलब शूट इलोंगेशन की डेथ। अब देखो, व्हाट डू यू मीन बाय मोबिलिटी ऑफ द एलिमेंट्स? मोबिलिटी ऑफ द एलिमेंट्स मतलब मूवमेंट फ्रॉम ओल्डर टू यंगर टिश्यू। देखो जैसे ये ओल्डर पार्ट है और ये यंगर पार्ट है, तो अगर एलिमेंट ओल्डर से यंगर में जाता है तो इसको बोलते हैं मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, क्या क्यों होना चाहिए, क्या जरूरत है मोबिलिटी होने की? देखो सपोज करो सॉइल के अंदर कोई एलिमेंट था, ठीक है, सॉइल से ये एलिमेंट सबसे पहले इसके अंदर गया, ठीक है, इसके बाद वो इसमें गया, तो ओल्डर में क्या हो गई, डेफिशिएंसी हो गई। अब कुछ टाइम बाद जो एलिमेंट इसके अंदर जा रहा था वो भी क्या हो गया, सॉइल में से खत्म हो गया। सपोज करो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन सॉइल के अंदर था, सॉइल से ओल्डर पार्ट में गया, ओल्डर से वो यंगर में चला गया, तो यंगर को तो मिल गया। अब कुछ टाइम बाद सॉइल के अंदर वो है ही नहीं, तो सफर कौन करेगा, ओल्डर की यंगर? ओल्डर, क्योंकि सबसे पहले डायरेक्टली तो सॉइल में से ओल्डर पार्ट ले रहे थे ना। अब जैसे कुछ एलिमेंट्स की मोबिलिटी हो ही नहीं सकती, तो वो सॉइल में से सबसे पहले किस में चले गए, ओल्डर पार्ट में। अब मोबिलिटी नहीं है तो ओल्डर से ये जो कैल्शियम है नॉट मूव फ्रॉम ओल्डर टू यंगर, ओल्डर टू यंगर, तो इसकी क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। अब देखो टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है। टॉक्सिसिटी मतलब माइक्रोन्यूट्रिएंट प्लांट्स को बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए, ठीक है, अब आपने क्या है इनको एक्सेस में दे दिया, ड्यू टू एक्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। गेटिंग माय पॉइंट? उनकी वजह से क्या क्या नुकसान होते हैं ये देखो, ये एमएन है, ठीक है, एमएन एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। अब आपने या कह सकते हैं कि प्लांट ने या आर्टिफिशियली आपने एमएन को बहुत ज्यादा दे दिया सॉइल में, तो सॉइल से वो क्या है, जाते गए जाते गए जाते गए जाते गए। नुकसान क्या हो गया प्लांट को? न्नुकसान ये हो गया कि एमएन जब प्लांट में ज्यादा आएगा तो प्लांट एफई और एमजी जो कि एक्चुअली मैक्रोन्यूट्रिएंट है, जो उनकी ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो एफई और एमजी मैक्रोन्यूट्रिएंट है, वो कम जा रहे हैं, उनकी डेफिशिएंसी से भी क्या होगी, डेफिशिएंसी सिम्टम्स, ठीक है।
और इनकी ज्यादा होने की वजह से टॉक्सिसिटी। आपको बात समझ में आई? अगर एक एलिमेंट माइक्रो है, आपने उसको बहुत ज्यादा दे दिया है प्लांट में, अब उसने बाकी एलिमेंट्स का एब्जॉर्प्शन बंद कर दिया, तो उसकी इंक्रीमेंट से, मतलब माइक्रो एलिमेंट के इंक्रीमेंट से क्या होगा? टॉक्सिसिटी। और मैक्रो के डिक्रीमेंट से क्या होगा? डेफिशिएंसी, हंगर साइंस। गेटिंग माय पॉइंट? तो माइक्रो न्यूट्रिएंट की टॉक्सिसिटी की वजह से प्लांट का पूरा मेटाबॉलिज्म क्या हो गया? खराब हो गया। अब देखो सॉइल क्यों रेजोव्योर है। देखो जैसे ये रॉक है, आपको बहुत अच्छे से पता है रॉक की क्या होगी? वेदरिंग। भाई सॉइल को बनाने के लिए दो स्टेप होते हैं ना, एक तो वेदरिंग और बैक्टीरियल जिसको बोलते हैं पीडोजेनेसिस। एडिंग मेच्योरिटी टू द सॉइल, मेक द सॉइल फंक्शनल, उसमें न्यूट्रिएंट डालो, उसको फर्टिलिटी डालो, डिकम्पोजर्स का एक्शन कराओ। तो वेदरिंग से क्या होगा? आपको फाइन लेयर ऑफ रॉक पार्टिकल्स। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है? डीकंपोजर से, इसके अंदर क्या है? डीकंपोजर से आपको क्या कराना है? मिनरलाइजेशन। क्या कराना है स्टूडेंट्स? मिनरलाइजेशन। सॉइल क्या हो जाएगी? फर्टाइल, मैच्योर, या फिर कह सकते हैं फंक्शनल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो ट्रांसलोकेशन ऑफ एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं, ट्रांसलोकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसका क्या मतलब होता है? देखो जैसे ये रूट हेयर है, ये क्या है? रूट हेयर है, ये सॉइल है। गेटिंग माय पॉइंट? अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि जाइलम एक ऐसा वैस्कुलर टिश्यू है जो वाटर एंड मिनरल्स का क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सॉइल में से जो भी था वो इसमें क्या चला गया? रूट हेयर में चला गया। अब ये क्या है? ये रूट सेल्स है, ठीक है, और इनमें कहीं ना कहीं जाइलम है। तो रूट में अगर जाइलम है और वहां तक पानी विथ मिनरल्स पहुंच गया, तो टिल जाइलम फिर स्टेम और लीफ को भी दे देगा। लेकिन आपको ले देके ये जो सॉइल है उसमें, उसके थ्रू जो पानी और मिनरल्स लोगे वो कहां तक पहुंचाना है? जाइलम तक। तो इसकी जो ट्रैवलिंग है वो दो फेसेस में होगी, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। इसमें क्या होता है? देखो ये हम लोग प्लांट सेल बनाते हैं, ये इसकी क्या है? सेल वॉल है। ठीक है, ये हम लोग सेल मेम्ब्रेन बना लेते हैं। कैसे ट्रैवलिंग होगी इसमें सेल्स में? देखो ट्रैवलिंग कैसे होगी? थ्रू दी सेल वॉल, ये ऐसे थ्रू दी सेल वॉल, not crossing the cell membrane, not crossing the inside of the outer space of the cell से क्या हो रही है? चीजें चलती जा रही हैं। कोई भी ये जो साइटोप्लाज्मिक सॉल्यूशन है इसको ये क्या कर रहा है? पास नहीं होने दे रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? अब ये पैसिव मूवमेंट है, कोई भी एटीपी खर्च नहीं हो रही है, अक्रॉस दी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है। अब देखो यहां पर हम लोग बात करें तो सिम्प्लास्ट के बारे में बात करते हैं। अगेन मैं इसको दोबारा बनाती हूं, देखो
अच्छा, यहां पर पहले वाले में मूवमेंट कैसा होगा? रैपिड, फास्ट। इसको क्या है, एक सेल से प्लाज्मोलेटा को क्रॉस करके दूसरे सेल में नहीं जाना पड़ रहा, आउटर स्पेस सेल वॉल से निकल के फटाफट पहुंच गया, तो फास्टर। इसमें देखो, ठीक है, इसमें ये सॉइल है, ये जाइलम है स्टूडेंट्स, यहां से निकला यू, तो क्या है, स्लो मूवमेंट, इनर स्पेस मतलब क्रॉसिंग द सेल मेम्ब्रेन, वाटर बिकम पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। अब अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए फ्लक्स की बात करें, फ्लक्स का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ आयंस, इफ्लक्स एंड इनफ्लक्स। इफ्लक्स का मतलब क्या होता है, सेल के, इफ्लक्स मतलब बाहर छोड़ना, सेल में से जो आयंस होंगे वो बाहर चले जाएंगे, और इनफ्लक्स मतलब बाहर से जो आयन है वो सेल के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। किसका आता है स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन का। देखो, नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन प्रेजेंट as a gas in atmosphere, नाइट्रोजन प्रेजेंट एज अ गैस इन एटमोस्फेयर, ठीक है। अब कितना प्रतिशत, 78%। इनर्ट गैस है, किसी के भी साथ इंटरैक्शन नहीं करेगी, रिएक्शन नहीं करेगी, और एज अ डाई नाइट्रोजन एन ट्रिपल बॉन्ड एन की फॉर्म में प्रेजेंट है। अब अगर हम लोग कहें कि नाइट्रोजन को फिक्स करने की जरूरत कहां है, देखो नाइट्रोजन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए रिक्वायर्ड एलिमेंट है। क्यों? देखो, प्लांट्स एंड एनिमल्स, और वी कैन से अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो रिक्वायर नाइट्रोजन, ठीक है। कैसे? देखो, जो एनिमल्स हैं उनकी, जैसे हमारी बॉडी में ले लो, जैसे अमीनो एसिड्स को ले लो, ठीक है, प्रोटीन्स को ले लो, और न्यूक्लिक एसिड्स को ले लो, विटामिन्स को ले लो, इन सबको बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए। तो मेरी बॉडी में अगर मुझे इन चीजों को मेंटेन करना है, इनकी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी और फंक्शनैलिटी को मेंटेन करना, नाइट्रोजन चाहिए। प्लांट्स में कहीं ना कहीं क्लोरोफिल के फॉर्मेशन के लिए भी नाइट्रोजन चाहिए। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वी कैन नॉट यूज नाइट्रोजन गैस डायरेक्टली फ्रॉम द एटमोस्फेयर। मैं डायरेक्टली नहीं ले सकती, प्लांट डायरेक्टली नहीं ले सकते नाइट्रोजन गैस डायरेक्टली फ्रॉम एटमोस्फेयर, ठीक है। पर फिर भी ये बहुत ज्यादा असेंशियल है, तो कैसे लूं? अगर घी सीधी उंगली से निकला तो टेढ़ा कर दो, नाइट्रोजन को उसके किसी दूसरे यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, जो कि प्लांट और एनिमल यूज कर सकते हैं। और सबसे पहले जो मेन रोल निभाएगा नाइट्रोजन फिक्सेशन का, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब ही यही है कि नाइट्रोजन को उसके किसी दूसरे यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, जो कि प्लांट सबसे पहले यूज कर ले, फिर हम प्लांट को खाएंगे तो हम लोग भी यूज कर लेंगे, ठीक है। सो कन्वर्ट डाई नाइट्रोजन गैस इनटू यूजेबल फॉर्म्स, इनटू यूजेबल फॉर्म्स, ठीक है। यूजेबल फॉर्म्स में जैसे NH3 हो गया, अमोनिया नाइट्रोजन कंटेनिंग एलिमेंट है,
इनको प्लांट यूज कर सकते हैं, फिर प्लांट को हम लोग खाएंगे तो यूज हो जाएगा। NO2 माइनस नाइट्राइट आयन, NO3 माइनस नाइट्रेट आयन। गेटिंग माय पॉइंट? सो प्लांट्स actually fix nitrogen, ठीक है। Animals eat plants to get that nitrogen, to obtain this fixed nitrogen। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको पढ़ते हैं, मतलब इसको देखते हैं। देखो क्या होता है, हम लोग अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है नाइट्रोजन आपका 3 तरीके से फिक्स होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का एकमात्र लॉजिक है नाइट्रोजन को उसके अदर यूजेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट होता है। ऑब्वियसली ईच एंड एवरी यूजेबल फॉर्म इटसेल्फ कंटेन नाइट्रोजन, जो एटलीस्ट हमारे लिए यूज हो पाए, जिन्हें हम एब्जॉर्ब कर पाए, इनटेक कर पाए, यूटिलाइज कर पाए। अदर यूजेबल फॉर्म्स, और उसमें जो पहला यूजेबल फॉर्म आता है वो है NH3 अमोनिया, और इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। एक्चुअली नाइट्रोजन फिक्सेशन एक तरीके की नाइट्रोजन साइकिल है, जो कि बायोजियोकेमिकल साइकिल भी है। बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायोटिक के बीच में घूमती रहती है, और जहां से चलती है वहीं से ही आ जाती है। दैट मीन्स अगर ये एटमॉस्फेयर है और यहां से नाइट्रोजन बायोटिक कंपोनेंट्स में गई, ऑब्वियसली सबसे पहले प्लांट ही यूटिलाइज करने लायक बन रहे हैं, ठीक है। तो यूज हुआ और दोबारा इसी नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में देना पड़ेगा। सो इट इज अ साइकिल। तो पूरी नाइट्रोजन साइकिल, या हम लोग कह सकते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हमारे पास 4 स्टेप्स हैं। क्या है? 4 स्टेप्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब वही नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन को उसके यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करो, यूज करो, और दोबारा नाइट्रोजन बना के एटमॉस्फेयर को दे दो। कैसे होगा 4 स्टेप्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन? देखो, पहला होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा होगा अमोनिफिकेशन। दोनों ही एक ही हैं, थोड़ा सा फर्क है। देन होगा नाइट्रिफिकेशन, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट का बनना, मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का बनना, और डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन मतलब नाइट्रिफिकेशन का उल्टा, नाइट्रेट आयन को बोलो दोबारा N2 में बदल जाए और एटमॉस्फेयर को दे दे। अब देखो क्या होता है, ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है ये होता है 3 तरीके का। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे यूज होगा वो ये होगा। भाई एटमॉस्फेयर में क्या है, जैसे यूवी रेज हैं, लाइट्स हैं, उन्होंने क्या कर दिया, नाइट्रोजन को उनके ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर दिया। इंडस्ट्रीज में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में थ्रू मैनी प्रोसीजर्स क्या किया, नाइट्रोजन को उसके ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन यहां पर हम लोग बायोलॉजिकल यूज करें, बायोलॉजिकल मतलब खुद लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहा है,
और कौन से टाइप का लिविंग ऑर्गेनिज्म? प्रोकैरियोट, दैट इज बैक्टीरिया, वेरी टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे जैसे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसमें मैं पहले थोड़ा सा बताती हूं, फिर दोबारा से इसको ढंग से बताऊंगी। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब हेयर सम स्पेशलाइज्ड प्रोकैरियोट्स, मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो इस नाइट्रोजन फिक्सिंग को करने के लिए ही बने हैं। हेयर सम स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स पार्टिसिपेट इन दिस। गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? जुड़े हुए हो ना? लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। हेयर सम स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया प्रोकैरियोट पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस, मतलब नाइट्रोजन को उसके अदर यूजेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, एक्चुअली ये कन्वर्ट किसमें करता है इसको? इसमें जो नाइट्रोजन है वो NH3 में कन्वर्ट हो जाती है। नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है। जब इस तरीके से नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट होती है तो उसको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। तो फिर अमोनिफिकेशन किसको कहते हैं? बताओ। अमोनिफिकेशन का भी मतलब यही है कि अमोनिया को फॉर्म कर दो। कैसे फॉर्म कर दो भाई? क्या होता है, जैसे यहां पर क्या होता है, रोल ऑफ डीकंपोजर्स, रोल ऑफ डीकंपोजर्स आते हैं। जैसे सॉइल में डेड एंड डिकेइंग मैटर है और उस मैटर में नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन डीकंपोजर्स क्या करेंगे? एक्ट ऑन द डेड एंड डिकेइंग नाइट्रोजन, उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर, उसको डिग्रेड करेंगे, डीकंपोज करेंगे और नाइट्रोजन को सॉइल में डाल देंगे। इस सॉइल के अंदर नाइट्रोजन गेट कन्वर्टेड इनटू NH3। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या होता है कि कुछ NH3 जो अमोनिया बनेगी वो वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल, इवापोरेट इन एटमोस्फेयर, इवापोरेट इन एटमोस्फेयर और नाइट्रोजन एटमोस्फेयर को दे देती है। कुछ परसिस्ट इन सॉइल, कुछ परसिस्ट इन सॉइल और यही अमोनिया देन नाइट्राइट एंड नाइट्रेट आयन में कन्वर्ट होगा। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि नाइट्राइट और नाइट्रेट बनना मतलब नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जैसे नाइट्रोसोमनास, नाइट्रोबैक्टर हो गया, नाइट्रोकोकस हो गया। ठीक है, और डीनाइट्रिफिकेशन मतलब दोबारा जो नाइट्रेट है वो नाइट्रोजन में वापस आ रहा है, जिसमें हम लोग थायोबैसिलस, सुडोमोनास को पढ़ेंगे। ठीक है, तो परसिस्ट इन सॉइल, अब अंडरगो नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूं। थर्ड क्या आएगा? नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ठीक है, बैक्टीरिया हैज रोल, पूरी नाइट्रोजन साइकिल में अगर नीट में क्वेश्चन आए
कि कौन सा वाला किंगडम पार्टिसिपेट करेगा, तो आंख बंद करके लिखोगे बैक्टीरिया प्रोकैरियोट, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो NH3 है, अमोनिया है, वो NO2 माइनस नाइट्राइट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में? नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस। ठीक है, दोनों ही बैक्टीरिया है, यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो नाइट्राइट आयन है, ये किसमें कन्वर्ट होता है? गेटिंग माय पॉइंट? अब देखो, यहां पर हाइड्रोजन हट रहा है और ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। ऑक्सीजन ऐड होने का मतलब होता है इसका ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, ये भी NO2 है, एक ऑक्सीजन ऐड हो गया, ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, इसमें आएगा नाइट्रोबैक्टर। गेटिंग माय पॉइंट? नाइट्रेट आयन। अब ये नाइट्रेट आयन क्या करेगा? डिसॉल्व्स इन सॉइल। ठीक है, यूज्ड बाय प्लांट्स and transported to various other parts and transported to various other parts। मतलब प्लांट नाइट्रोजन तो नहीं यूज कर पाया, पर नाइट्रोजन के रूप में उसने नाइट्रेट आयन को यूज किया अदर पार्ट्स। अब जैसे नाइट्रोजन अदर पार्ट्स में चला गया तो अमीनो एसिड्स बन सकता है, प्रोटीन्स बन सकता है, क्लोरोफिल की मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। ठीक है, अब देखो सारा नाइट्रेट आयन नहीं चला जाता सॉइल के अंदर। जैसे नाइट्रेट आयन सॉइल के अंदर, तो क्या सारा नाइट्रेट आयन आपके प्लांट्स यूज कर लेंगे? नहीं। तो जो बचा कुचा है और नहीं यूज हो रहा है, वो नाइट्रेट आयन दोबारा किस में चला जाता है? गेट बैक टू एटमोस्फेयर। इसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन से नाइट्रेट बना, उसको डी कर दो, उसको दोबारा कन्वर्ट कर दो। डी का मतलब है हटा दो, उस फॉर्म से उसको हटा दो। नाइट्रिफिकेशन में एक नाइट्रेट आयन टाइप का फॉर्म बन रहा है, उसको हटा दो। ठीक है, तो denatrification, that means conversion of NO3 minus into nitrogen, get back to atmosphere। Getting my point? Get back to atmosphere। अब क्या होगा स्टूडेंट्स? इसमें कौन यूज कर रहा है, कौन सा बैक्टीरिया? थायोबैसिलस एंड सुडोमोनास। थायोबैसिलस एंड सुडोमोनास, बात खत्म हो गई। अब हम लोगों का जो ध्यान है वो पूरा किस पे जाना चाहिए? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, अब अगेन कह रही हूं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या है कि रोल ऑफ माइक्रोब्स। कौन से माइक्रोब्स? बैक्टीरिया। अब
वो बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे, क्या मैं उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कह लूं? बिल्कुल कह लो, कोई गलत नहीं है। ठीक है, अब ये कहां मिलेंगे आपको? ये दो तरीके से मिलेंगे, या तो ये फ्री लिविंग है सॉइल, ऑब्वियसली बैक्टीरिया सॉइल में होंगे, या फिर ये कभी कभार, मतलब होते फ्री लिविंग है मैक्सिममली, लेकिन कभी कभार ये प्लांट्स के साथ, प्लांट्स की कुछ पर्टिकुलर प्लांट्स की रूट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं। फ्री लिविंग, फ्री लिविंग में क्या आएगा? एजोला, एनाबिना, ठीक है, नोस्टॉक, रोडोस्पाइरिलम, ठीक है। अब सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक का ये मतलब नहीं है कि ये फ्री लिविंग नहीं होते हैं। जब ये फ्री लिविंग है तो फ्री लिविंग है, जब इनको नाइट्रोजन फिक्सेशन करना है तो ये प्लांट के साथ एसोसिएटेड हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम, लेग्यूमिनोसोरम, लेग्यूमिनोसोरम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कितनी बार नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा है। राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम नाम क्यों दिया है? क्योंकि एक ऐसा बैक्टीरिया है जो लेग्यूम प्लांट्स की रूट के साथ सिम्बायोसिस करता है। मतलब जैसे लेग्यूम की रूट है, ये लेग्यूम प्लांट है, ठीक है, ये लेग्यूम प्लांट की रूट है, इसकी रूट में जाकर क्या करता है? ये बैठ जाता है और नोड्यूल बना लेता है। मतलब जो राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम है, it shows symbiosis with the roots of legume plant, roots of legume plant, example अल्फाल्फा, ठीक है। फिर दूसरा आएगा फ्रैंकिया। फ्रैंकिया क्या है? It shows symbiosis with the roots of non-leguminous plant. Symbiosis with roots of non-leguminous plants. हमें मेनली फोकस किस पे करना है? इस पे, ठीक है, कि ये किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से रूट के अंदर घुसता है, नोड्यूल बनाता है और उन नोड्यूल के सेल्स को अलाउ करता है कि तुम नाइट्रोजन को फिक्स करो, तुम नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करो। अब इतना काम हो रहा है तो डेफिनेटली किसका यूजेज होता होगा? एटीपी का, ठीक है। तो अब हम लोग, आप ये मान लो इस पूरे चैप्टर में से अगर कभी एक क्वेश्चन भी आया तो इसमें से ही आएगा, लेग्यूमिनोसोरम, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो ये जो बैक्टीरिया है इसकी कुछ कुछ हम लोग खासियत देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं? इसकी कुछ कुछ खासियत देखते हैं। देखो सबसे पहले तो क्या है, इसके पास हैज एंजाइम नाइट्रोजिनेस, ठीक है। ये जो बैक्टीरिया है ये मोस्टली एनारोबिक कंडीशंस में एक्टिव रहेगा। मतलब अगर रूट के अंदर घुसने के बाद इसको एरोबिक कंडीशन मिली तो ये काम नहीं करेगा, ये नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट नहीं करेगा और प्लांट कभी भी नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसको एनारोबिक कंडीशन चाहिए, इसको ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं।
वर्क मतलब ऐसे ये बाकी चीजों में एरोबिक है, लेकिन पर्टिकुलर नाइट्रोजन फिक्सेशन में ही इसको एनारोबिक चाहिए। वर्क्स इन anaerobic condition especially for this case. Specially for this. अब सपोज करो ये बैक्टीरिया घुस गया, अपने इंजाइम से ये एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है, नोड्यूल बनाएगा, लेकिन इसको कोई कहीं ना कहीं से इसको किसी मेटाबॉलिज्म से ऑक्सीजन मिल गई, तब तो इसलिए जो कॉर्टिकल सेल्स होते हैं, जो आपके लेग्यूम प्लांट की रूट होती है, उनमें एक स्पेशलाइज्ड पिगमेंट होता है, लेग हीमोग्लोबिन। क्या होता है? लेग हीमोग्लोबिन। देखो एंजाइम है नाइट्रोजनेज, तो सबस्ट्रेट क्या होगा? नाइट्रोजन। ठीक है, ये नाइट्रोजनेज नाइट्रोजन को पकड़ लेगा और अमोनिया में कन्वर्ट कर देगा, और कंडीशंस ये होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो लेग हीमोग्लोबिन है, ये जो लेग हीमोग्लोबिन मतलब बैक्टीरिया को एनारोबिक चाहिए तो उसके एंजाइम को भी एनारोबिक चाहिए। तो लेग हीमोग्लोबिन क्या है? ऑक्सीजन स्केवेंजर, maintains that anaerobic condition from a proper working of this bacteria. Maintains anaerobic conditions for effective nitrogen फिक्सेशन, फॉर इफेक्टिव नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, अब देखो क्या होता है, अब मैं आपको धीरे धीरे बताती हूं इसके बारे में। सबसे पहले क्या होगा, हाँ यहां लिखते हैं, सबसे पहले क्या होगा? नोड्यूल फॉर्मेशन। क्या होगा स्टूडेंट्स? नोड्यूल फॉर्मेशन। नोड्यूल फॉर्मेशन में क्या होता है? जैसे ये रूट हेयर है, ये क्या है? रूट हेयर है, ये रूट हेयर है, ये सॉइल है। तो सॉइल में क्या है? ये कौन सा वाला बैक्टीरिया है? राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम। ठीक है, अच्छा ये राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम कैसा बैक्टीरिया होता है? रॉड शेप्ड। ठीक है, ये क्या है? राइजोबियम। नोड्यूल बनने का मतलब है एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बनना, नोड बनना, स्फीयर बनना, गांठ जैसा स्ट्रक्चर बनना। अब क्या होता है, ये जो राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम है, ये इस रूट के आसपास जमा होते जाते हैं, होते जाते हैं, होते जाते हैं, होते जाते हैं, और अपनी ग्रोथ को और ज्यादा करते जाते हैं, ये करते जाते हैं। तो अब क्या करना है, जो ये जो रूट की हेयर है, जब ये देखती है कि भाई इसके आसपास ये राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम बहुत सारे इकट्ठे हो गए, ये अपने आप कर्लिंग कर लेती है, कर्लिंग ऑफ रूट हेयर। ठीक है, कर्लिंग ऑफ रूट हेयर कैसे होगा? इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम है, ये फटाफट डिवाइड करेंगे, ये फटाफट अपनी कॉलोनीज बनाएंगे। ठीक है, ये कॉलोनीज बनाते जाएंगे, बनाते जाएंगे, बनाते जाएंगे, और एक लिमिट बाद इसमें क्या कर जाएंगे? एंटर कर जाएंगे। एंटर कर जाएंगे तो फाइनली कहां पहुंच जाएंगे? रीचेस टू कॉर्टेक्स ऑफ रूट। ठीक है, अब क्या होगा? देखो ये रीचेस टू कॉर्टेक्स ऑफ रूट पहुंच गए। अब यहां पर जो राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम है, उसका नाइट्रोजनेस एंजाइम क्या हो गया? एक्टिव हो गया, एक्टिव हो गया, और कॉलोनीज बन रही हैं, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और कहीं ना कहीं स्टिमुलाई
टू सेल्स टू इनलार्ज। तो सेल्स क्या है, ऐसे फूल गए हैं। ये क्या बन गया, नोड्यूल। ठीक है, इसके अंदर पूरी जो सेल्स हैं वो एनारोबिक कंडीशंस को मेंटेन कर रहे हैं, काम चल रहा है चल रहा है चल रहा है। एरोबिक कंडीशन है कि कोई दिक्कत नहीं है, लैक हीमोग्लोबिन है, वो ऑक्सीजन स्कैवेंजर है, वो इसको हटा देगा। तो अब क्या है, नोड्यूल बन गया। हमें पहला एम क्या था, नोड्यूल बनाना, वो बन गया है। अब इस नोड्यूल के अंदर क्या होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाउ nodule proceed nitrogen fixation. Getting my point students? जो नाइट्रोजिनेस होता है, वो एक इंफॉर्मेशन और देती हूं, जो एंजाइम है वो MOFE प्रोटीन एंजाइम है। मतलब इस एंजाइम को एक्टिवेट होने के लिए इन दोनों की क्या होती है, जरूरत होती है, फैट मतलब Fe और मोलिब्डेन। अब देखो इसकी रिएक्शन कैसे बनेगी। ठीक है, सो नाइट्रोजन कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, ATP is required, एनर्जी इज कंज्यूम्ड। इसकी केमिकल रिएक्शन बताती हूं, देखो नाइट्रोजन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 हाइड्रोजन प्लस 16 ATP प्लस 2 NH3 प्लस H2 प्लस 16 ADP प्लस 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। कहने का क्या मतलब है कि यहां से आपने क्या कर रखा है, फॉस्फेट को क्या है, हटाया है। फॉस्फेट को हटाने से ट्राइफॉस्फेट से एक फॉस्फेट चला गया है, एक फॉस्फेट चला गया है, डीफॉस्फोरिलेशन हो रहा है। फॉस्फेट ऐड होगा तो फॉस्फोरिलेशन, फॉस्फेट चला जाएगा तो डीफॉस्फोरिलेशन, ADP बन गया और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब देखो इसकी रिएक्शन होती कैसे है, गेटिंग माय पॉइंट। जैसे हमने ये कहा कि ये एंजाइम है, ये क्या है, एंजाइम है नाइट्रोजनेस। गेटिंग माय पॉइंट। अब ये जो एंजाइम है इसका सबस्ट्रेट क्या होगा, बताओ मुझे, इसका सबस्ट्रेट क्या होगा। इसको मैं काम करती हूँ स्टूडेंट्स, आपको दूसरी स्लाइड में दिखाती हूं। देखो ये क्या है, एंजाइम नाइट्रोजनेस। एंजाइम के ऊपर सबस्ट्रेट कौन सा होगा, नाइट्रोजन सबस्ट्रेट। अभी एज इट इज है, ये इसको फिक्स करेगा, ये इसको कन्वर्ट करेगा। ठीक है, नाइट्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड से। अभी किससे जुड़ा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड से। आप इसका रिडक्शन करवा दो। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन की एडिशन करवा दो। दो हाइड्रोजन को क्या करवा दो, ऐड करवा दो। अब कैसे होगा, अगर दो हाइड्रोजन ऐड होंगे तो एक बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। ठीक है, कैसे होगा स्टूडेंट्स, ये नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, ये एक H के साथ जुड़ गया, ये दूसरा नाइट्रोजन हो गया, ये एक H के साथ जुड़ गया।
और इन दोनों के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। अब फिर से रिडक्शन कर दो, 2H+ जोड़ दो, तो क्या करूंगी, नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है, H को जोड़ दूंगी, H को जोड़ दूंगी, ठीक है। अब दोबारा रिडक्शन करूंगी, मतलब एक तरीके से इफ नाइट्रोजन इज कन्वर्टिंग इनटू NH3, तो कहने का क्या मतलब है, नाइट्रोजन इज रिड्यूसिंग इनटू NH3, ठीक है। H and H, मतलब 2NH3, 8 ATP for 1 NH3 formation, 8 ATP for another NH3, ठीक है। तो टोटल कितने हुए, 16 ATP। क्वेश्चन आता है, अब मुझे बताओ क्या दिक्कत आई, मतलब नाइट्रोजन रिड्यूसेस इनटू NH3, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जो मैंने नाइट्रिफिकेशन में बताया था। यहां पर रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्योंकि जैसे हाइड्रोजन आएगा NN के बीच में बॉन्ड टूटता जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देखो, दिस इज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये बैक्टीरिया इन नोड्यूल्स हो गए, ठीक है। ये क्या हो गए, नाइट्रोजन फिक्सिंग सॉइल बैक्टीरिया, गेटिंग माय पॉइंट। ये अमोनियम में कन्वर्ट हो गए, फिर नाइट्राइट, फिर नाइट्रेट, ठीक है। उसके बाद या तो ये एसिमिलेट हो जाएगा एटमॉस्फेयर के अंदर, या फिर डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अब देखो, अगर ये गाय है, ये डिकम्पोज हुई एरोबिक और एनारोबिक, एंड फाइनली इट विल गिव बैक टू, ठीक है। ये लिख सकती हूं मैं, गिव बैक टू, गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स। तो ये हो गई नाइट्रोजन साइकिल, एंड फाइनली हमारा चैप्टर खत्म होता है, वन शॉट वन वीडियो हो गया। अगेन कहूंगी स्टूडेंट्स, आगे अब मैं फोटोसिंथेसिस देने वाली हूं, तो मैं डिक्लेयर कर रही हूं आगे वाले सेशन में और ज्यादा बच्चे आओगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लो, 1 ईयर एंड 2 ईयर सब्सक्रिप्शन इज बेस्ट। मेरा प्रोमो कोड यूज करो MB10, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। सो 1 ईयर एंड 2 ईयर सब्सक्रिप्शन इज बेस्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको हिट करना है बेल आइकन पर आगे के नोटिफिकेशंस के लिए। अगले सेशन में मिलेंगे दोबारा एक न्यू चैप्टर, वन शॉट वन वीडियो के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, 1 ईयर एंड 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले लो, बेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।